नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, इस समय ये देखा जा रहा है कि देश का जो नैरेटिव है, राजनीति की जो पूरी विसात है, वो राहुल गांधी बिछा रहे हैं। सारे नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी उसमें लगातार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सारी भविष्यवाणियां पिछले 11 सालों से जो भी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो चिंता वो जाहिर कर रहे हैं, वो सारी चिंताएं सच साबित हो रही हैं और देश के लोगों को वो मार झेलनी पड़ रही है। एक के बाद एक लगातार 11 सालों से एक न एक भयंकर मार देश की जनता झेल रही है। और मोदी जी हर बार राहुल गांधी जब वो कहते हैं तो पूरी भाजपा झों करके एकदम से पड़ जाती है राहुल पे कि राहुल ऐसी बात कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही राष्ट्रद्रोही राष्ट्रद्रोही, और फाइनली वही मार आके जनता पे पड़ जाती है। तो इसको कुल मिला के यहीं से शुरू करें कि कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए। क्या आज की जो सियासत है उसकी धुरी राहुल गांधी बन चुके हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, पिछले एक साल में अगर सवा साल की बात करें, लास्ट ईयर जब चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद देश के अंदर गुपचुप एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया राम प्रकाश जी। और वो बदलाव क्या आ गया है, बड़ा गुपचुप आया है, उसको लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सारा का सारा इकोसिस्टम इस तरीके का बढ़ गया है। लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे, प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर मोदी जी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरा जो एजेंडा और नैरेटिव की जो सेटिंग की बात है, वो कंप्लीटली राहुल गांधी के हाथ में। और ये सब कोई भी बात इसमें से हवा हवाई नहीं है। आज संडे का दिन है, मुझे लगता है दर्शकों को भी आज समय मिलेगा इन सारी चीजों को सोचने का, विश्लेषण करने का और वास्तव में ये देखने का कि देश जा कहां रहा है और किस तरीके का प्रचार हो रहा है। चुनाव परिणाम आपने देखे कि किस तरीके से तमाम खेल के बावजूद सरकार 240 पे आके सिमट गई और दो बैसाखियां, एक चंद्रबाबू नायडू की और एक नीतीश, उस पे आके ठीक। जैसे ही चुनाव परिणाम आए, सबसे पहला काम क्या हुआ, राहुल गांधी ने केवल एक ट्वीट किया, लेटरल एंट्री, जो बैकडोर से बीजेपी के, आरएसएस के और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते थे, उनको डायरेक्टर लेवल पे कुछ समय के लिए पदस्थापित करने का बात। जैसे ही राहुल गांधी ने वो ट्वीट किया, आपने देखा कितने गोली की गति से किस तरीके से वो वापस स्कीम ही वापस ले ली गई। और कैसे जितेंद्र सिंह ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी की हिदायत मिली है कि इसको रीडू करके दोबारा से लागू करें, क्योंकि उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। और राहुल गांधी ने उस बात को उठाया कि किस तरीके से बैकडोर की एंट्री दे रहे। तो ये एक शुरुआत थी कि कैसे राहुल गांधी एजेंडा सेट करेंगे और मोदी उस पर चलने पर मजबूर होंगे। और यहीं से बेसिकली सारी की सारी चीजों का पर्दाफाश होना शुरू हुआ और बीजेपी तुरंत बैकफुट पर आनी शुरू हुई। एक चीज नहीं, ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें कॉर्पोरेट भी था, जिसमें तमाम चीजें थी, वो आपने धीरे धीरे करके देखी। एक ट्वीट के ऊपर एक स्कीम वापस हुई। उसके बाद आपने सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखा, जातिगत जनगणना। इतना बड़ा जो पहलगांव का नरसंहार हुआ, सारी बात हुई, उसके बाद राहुल गांधी लगातार, आपको पता है, पिछले चुनाव के अंदर जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे चुनाव के अंदर उठा करके चल रहे थे। और मोदी, आरएसएस, बीजेपी, आईटी सेल और सारे पोमेरियन पालतू मीडिया जितना है, वो उसको देश को बांटने का, इसके बांटने का, उसके बांटने का, तमाम तरह की चीजें लगातार उसको प्रचारित करते हैं। और पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बीच वन फाइन आफ्टरनून सरकार से घोषणा आ गई कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। तो ये कोई छोटी बहुत बात नहीं है, ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट था, न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स। उसको भी छोड़ दीजिए। चुनाव के दौरान देखिए आप, चुनाव के दौरान और चुनाव के तत्काल राहुल गांधी ने पूरे देश में घूम घूम कर अलग जगाई कि ये संविधान को अपहरण करके संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। वो हर जगह संवैधानिक किताब लेके घूमने लगे, चुनाव में भी और चुनाव के बाद। पहले बीजेपी उस पर लगातार अवॉइड करती रही उसको, और आखिर में जब ये लगा कि नहीं अब तो फंस गए बुरे तरीके से, देन दे हैड टू पब्लिकली से कि नहीं, हम संविधान में संशोधन नहीं करेंगे। यानी कि वही राहुल गांधी की लाइन होगी। ये तीन बैक टू बैक घटनाएं हुई। अब जो चौथी और लेटेस्ट है, उसको देख के तो सारा देश हैरान। फर्जी वोटों का मुद्दा। राहुल गांधी ने क्या किया, बेंगलुरु की पार्लियामेंट, सेंट्रल बेंगलुरु की एक सीट, उसकी एक विधानसभा महादेवपुर, उस पर 6 महीने लगा करके इन हाउस और पूरी रिसर्च की, और उस पर क्या कहा कि इस तरीके से 1,02,50 वोट है फर्जी। पूरी भाजपा, पूरी आईटी सेल, सब कुछ, सारे पोमेरियन मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सूत्रों के मुताबिक कोशिश की राहुल गांधी को डराने की, साजिश बताने की, बदनाम करने की और करने की, लेकिन और भटकाने की, नैरेटिव भटकाना उनका मेन शगल है। जब कुछ भी नहीं हुआ
तो ऑल ऑफ ए सडन हनुमान जी आए बीच में। और हनुमान कौन? अमित शाह जी के हनुमान। वो अनुराग ठाकुर उनको कहते हैं, वही आपके मित्र जो है गोली मारो देश को, जो उसके फेम थे। उसके बाद उनको प्रमोशन मिली थी और देश के आयुर्वेद भी मिनिस्टर बन के सरकार का फेस बन गए। वो आए एकदम, और उन्होंने राहुल गांधी को काउंटर करने के चक्कर में अपनी ही सरकार, अपना ही इलेक्शन कमीशन और अपने ही प्रधानमंत्री को संदिग्ध में लाके खड़ा कर। कैसे? उन्होंने कहा कि 6 विदेशी नेताओं, 6 जो अपने विपक्षी नेता हैं, उन सब की सीटों पर वोटों में गड़बड़ी। विपक्ष पिल पड़ा उनके ऊपर और कहा कि आप हमें वाराणसी की सीट कहीं दे दीजिए, पूरे देश की वोटर लिस्ट हमें डिजिटल फॉर्मेट में, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दीजिए। भागने की जगह नहीं मिली ना आज तक अनुराग ठाकुर को, ना भाजपा को, ना चुनाव आयोग। ये सारी की सारी चीजें कुछ कह रही है, और ये वो कह रही है कि राहुल गांधी के नैरेटिव पे चलना एक बात, एजेंडा सेटिंग दूसरी बात। अब हालत ये होगी कि बीजेपी उनके ट्रैप में चल के जा रही है। ये कभी नहीं हुआ था कि जो वोटिंग वाला मसला है, फर्जी वोटों वाला, वोट चोरी का मामला, उसमें तो राहुल गांधी ने एक ट्रैप डाला छोटी सी एक सीट पर लेकर के, और उसका वॉल्यूम 35 गुना कर दिया अनुराग ठाकुर ने एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। और ये साबित कर दिया कि हम और चुनाव आयोग एक, क्योंकि उनके पास डिजिटल लिस्ट थी, उनके पास मशीन रीडेबल लिस्ट थी, और पूरे देश को ये पता लग गया कि बीजेपी और चुनाव आयोग कहां है। आज बीजेपी चाहकर भी चुनाव आयोग को वो नहीं कर सकती, और चुनाव आयोग जिसने राहुल गांधी को 2 नोटिस दिए थे, वो अनुराग ठाकुर को एक नोटिस भी दिया। ये इसकी बैकग्राउंड है। और इसके बाद आप स्पेसिफिक सवाल पे आए, 2017 से राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? जब जीएसटी का रिजीम आया, उन्होंने पहले दिन से क्या कहा कि जीएसटी देश में करों को सरलीकरण करने का एक मसला है, इसको आप सरल कीजिए, इसको 2 स्लैब में ला कीजिए। और मोदी सरकार इसको कितने स्लैब में, और हर 6 महीने में, हर दूसरे महीने में, तमाम तरह के खेल। अब प्रधानमंत्री जी चारों तरफ से फंसे हुए, देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया, देश में जो कंजम्पशन है, उपभोग जिसको आप कहते हैं, उसकी तबाही कर दी। और कल लाल किले की प्रचार प्राचीर से एक राजा के तौर पर एक घोषणा कर रहे हैं कि इस बार दिवाली पर आपको तोहफा दूंगा। इस बात का तोहफा आप अपने घर से दे रहे हैं क्या? आप अपनी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, आप अपनी गलती को ठीक करना चाह रहे हैं। गलती कहने की बजाय लोगों को दिवाली के गिफ्ट के तौर पर उसको पैक करके देना, ये मोदी सरकार की कोई नई चीज नहीं। चारों तरफ से वाहवाही, जो पॉमेरियन मीडिया हर तरीके से ढोल बजा रहा है कि मोदी ये, मोदी वो। हकीकत में क्या है राम प्रकाश जी, इस जीएसटी ने इस देश के मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल वर्ग, सबकी कमर तोड़ के रख दी है, और सरकार की सारी फॉल्ट लाइंस जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर है, उनको एक्सपोज करके रख दिया है। अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें तो ये जो बताना जरूरी है कि ये सरकार प्रचार क्या करती है और हकीकत क्या है। इस देश की सरकार पिछले 11.25 साल से क्या कह रही है कि आबादी 144 करोड़ है और केवल 2.2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। यही कह रहे हैं हर जगह। हकीकत क्या है राम प्रकाश जी? वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। इस देश की 144 करोड़ जनता में एक दूध मुंहे बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, एक भी। और जो जीएसटी की जो टोटल लास्ट ईयर की कलेक्शन थी 22 लाख करोड़ रुपए है, लगभग 22.08। इसका 2/3 जो टोटल जीएसटी का है वो कौन देता है पता है आपको? देश का 50% लोएस्ट, जो मिनिमम इनकम ग्रुप के लोग हैं, सबसे नीचे वाले, वो इसका 2/3 यानी कि 66% उस पर मार है। और जो टॉप 10% है इनकम वाले, टॉप 10%, उनका जीएसटी में कंट्रीब्यूशन केवल 3% है। ये है मोदी का जीएसटी, और इसका परिणाम देखिए क्या है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर कई गुना अमीर होता जा रहा है। और इसकी एक छोटी सी एक झलक और दिखा दूं मैं। टैक्स का मैंने बताया कि 2/3 जीएसटी लोएस्ट 50% लोग दे रहे हैं, 3% जीएसटी टॉप 10% दे रहे हैं। इसको देख लीजिए। अब आपने इनकम की बात की, 66% से ज्यादा लोग जो कॉलर बिलो कॉलर ऑफिस में जाते हैं, उनकी जो मंथली इनकम है केवल 15,000 रुपए महीने, 15,000। 82% मेल और 92% महिला वर्कर, उनकी जो पर महीना सैलरी है 10,000 रुपए। आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, उनको खाने के लाले पड़ेंगे। ये है सरकार की योजना। इन लोगों की आयकर आपने कहा 2.2% देते हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आपने उन लोगों को आयकर देने के लायक बनाया? आपने उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी? आपने उनके स्किल अपग्रेड किए? जब किसी का स्किल अपग्रेड होगा तो अपने आप टैक्स की ब्रैकेट में आएगा। जब उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेंगी, वो अपने आप उस पर आएगा। उस पर काम नहीं करना है, जीएसटी थोप दीजिए। आज पेट्रोल और डीजल पे दुनिया में हाईएस्ट हमारे ऊपर जीएसटी,
पूरे हिंदुस्तान में, और उसके बावजूद भी उसको कम करने को तैयार नहीं। रशिया से 30% सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है आपको, और भारत के लोगों को एक सिंगल पैसे का अगर लाभ हुआ हो तो वो बता दीजिए 2.25 साल में। रही सही कसर, उससे करोड़ों अरबों रुपया कौन कमा रहा है? वही आपके ए जिनकी सरकार है। और हकीकत आप देखेंगे, इस देश की इनकम डिस्पैरिटी देखिएगा, कल्पना करके सिहर जाएंगे। देश की जो टॉप 10 1% लोग हैं, 1%, उनकी सालाना आय 53 लाख रुपए। एक आदमी की एवरेज उस हिसाब से जो पर कैपिटा आएगी 2.3 लाख आएगी, इसको मिलाएंगे तो। और बॉटम 50% जो लोग हैं, उनकी जो मिडिल जो है, बॉटम 50% की जो वार्षिक आय है वो 71,000 रुपए वार्षिक आय की बात कर रहा हूं। और जो 40% मिडिल है, मिडिल ग्रुप 50 और 40, उनकी जो है वो 1.65 लाख रुपए सालाना। उनसे आप इनकम टैक्स की उम्मीद करते हो, तो इनकम टैक्स तो ले नहीं सकते, तो जीएसटी में उन सबको मार दिया। ये है मोदी सरकार की नीति। और कल लाल किले पे क्या कह रहे थे वो भी एक बार दर्शकों को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। मोदी जी जो कल लाल किले पे दर्शकों को कह रहे थे वो एक बार सुनवा दीजिए, तो हमारे दर्शक भी इसको एक बार रिकॉल कर लें। सुनवाइए जरा। आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। सर, इकोनॉमी को नया बल मिलने वाला है, ये बात मोदी जी कह रहे हैं। और लगातार वो ये भी बताते रहते हैं किस तरीके से जो है हमारी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें, नैरेटिव की बात करें, पिछले 11 सालों की अगर हम बात करें, 11 साल में हर बार राहुल गांधी ने जो भी बात कही है वो बात सच साबित हुई है। ये बात चाहे जहां से आप शुरू कर ले जाइए, जीएसटी से लेकर के और आज तक अडानी हो गए, नोटबंदी हो गई, वैक्सीन हो गई, जितने भी मामले उन्होंने गिनवाए, पूरी फहरिस्त है। आप बता भी दीजिएगा एक बार दर्शकों को। लेकिन आखिर आज भी मोदी जी इन सारी चीजों पर फेल क्यों होते जा रहे हैं, जबकि सारी चीजें कैसे राहुल गांधी को समझ में आ जाती है और क्यों सत्ता में बैठे हुए मोदी जी को, सरकार में बैठे हुए मोदी जी को समझ में नहीं आती है? राम प्रकाश जी, बहुत ही गजब सवाल है आपका। इसको अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो उसका जवाब केवल इतना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेषज्ञ की सुनेगा तो वो कम से कम उसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका फॉल आउट क्या होगा। तो मोदी जी के बारे में अभी अमित शाह ने संसद में क्या कहा था राज्यसभा में, आपको ध्यान होगा कि वो ज्यादा सुनने में भरोसा नहीं रखते। ये अमित शाह जी ने कहा, बैनर आपने देखा। ये संसद में कहा उन्होंने, राज्यसभा में जब कहा ना कि मोदी जी को बुलाइए, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं ही बहुत हूं, मोदी जी ज्यादा सुनने में भरोसा नहीं करते। तो मोदी जी ने बताई दिया वो पढ़ते कैसे, वो यूं पढ़ते हैं, नॉन बायोलॉजिकल है ना, वैसे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उनको याद लेते हैं। तो जो आदमी, देखिए हर आदमी को, राम प्रकाश जी, हर विषय की समझ नहीं हो सकती है, तो आप भी मानेंगे। हम भी सारी चीजें रिसर्च करके, पढ़ के, विशेषज्ञों से बात करके बैठते हैं, यहाँ दर्शकों से बात करने में। मोदी जी को पहली बात तो सुनने का वो नहीं है, पढ़ने का नहीं है, और किसी को उनको बताने की हिम्मत भी नहीं है। ये हकीकत है। ये जो जीएसटी का भाषण सुनवाया आपने, जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था उस दिन से लेकर राहुल गांधी के मैंने ट्वीट भेजे, वो दिखाइएगा सारे दर्शकों को, किस तरीके से वो पहले दिन से यही बात कह रहे हैं जो मोदी जी ने आज कही है। तो होना ये चाहिए था कि ये कोर्स करेक्शन है जो विपक्ष के दबाव में लाल किले की प्राचीर से आपको कहनी पड़ी, देश की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को लेकर। उसको उस रूप में स्वीकार करने की बजाय मोदी जी ने दिवाली का तोहफा और जीएसटी की रिकैलिब्रेशन बताया।
जबकि वो मजबूरी बन चुकी है आपकी, और वो आपका पॉलिसी फेल्योर है। दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा ये तोहफा होगा। एमएसएमई को बर्बाद किसने किया? केवल एक नोटबंदी के फैसले ने इस देश की लाखों एमएसएमई की यूनिट्स, मध्यम और कुटीर छोटी जो थी, उनको तबाह करके सदा के लिए बंद कर दिया। ये मोदी जी का विजन था। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि नोटबंदी किसके कहने से की थी। हमें तो पता है, मुझे आपको तो किसके कहने से की थी, क्यों की थी, किसका काला सफेद हो रहा था, किसके दफ्तर बने पूरे देश में, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन कोई सुनेगा, कोई पूछेगा, तभी तो आपको कोई बताएगा कि ये ठीक है, ये गलत है। उल्टा आप इसको कंपेयर कीजिए राहुल गांधी से। हर विषय के ऊपर जितनी भी बातें आज तक है, आपको गिनवाता जाऊंगा, दर्शकों को सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मोदी सरकार बनी 2014 में। पहली घटना यू टर्न की कौन सी थी, आपको ध्यान है? भूमि अधिग्रहण बिल 2015 में। राहुल गांधी ने सिंगल हैंडेडली उसका विरोध किया। आपको पता है, बाइक पर बैठ करके भट्टा परसौल और किस तरीके से, और उसके पीछे गेम क्या था? देश की सारी किसी जमीनों को औने पौने दामों में अपने फाइनेंसर्स को देने का खेल था, कंप्लीटली। इसमें कोई शक मत मानिए। अकेले बंदे ने खड़ा होकर के उसका आउट एंड आउट विरोध किया और सरकार को वापस ले आया। एक सबसे पहली घटना थी। 2016 में नोटबंदी हुई, पूरे देश की आर्थिक तबाही हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमें क्या कहा कि साहब 2% जो आपकी जीडीपी है वो 10 साल के लिए बर्बाद कर दी, आपके सामने परिणाम। राहुल गांधी ने जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन से लेकर लगातार सरकार अपनी पॉलिसी ट्विस्ट करती रही, लेकिन बात मानने की स्थिति थी ही नहीं। दूसरी, जीएसटी 2017 में आया, उसको पहले दिन से लेकर के आज 2025 तक राहुल गांधी के सारे ट्वीट दिखा दीजिए, सारी की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में साफ हो जाएगी। उसके बाद आप चल पड़िए कृषि कानून 2020-21। हेड्स ऑफ टू हमारे फार्मर्स, लाखों किसान हरियाणा, पंजाब के, वेस्टर्न यूपी के सड़कों पर आए, लेकिन विपक्ष का भी सपोर्ट था। मेन आंदोलन किसानों का था। उसके बाद कृषि कानून वापस करने पड़े, ये मोदी सरकार की वजह से। उसके बाद आप चल पड़िए कोविड मैनेजमेंट में जो इस देश में बर्बादी और तबाही की गई 2020-21 में। जैसे ही लॉकडाउन की बात और मैं कोविड मैनेजमेंट की, राहुल गांधी ने एक एक पॉइंट बताया, और वो बात सारी कालांतर में यू की सच हो। 19-21 का भी अंतर होता, आप बताएं। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए 2022 से लेकर 25 तक जो कुछ उन्होंने कहा था, उसमें क्या गलती मिली, आप बता दीजिए। नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन रेफर किया, हाँ या नहीं किया हो तो बता दीजिए। उसके बाद श्रमिक कानूनों में सुधार की बात थी, वो सारे के सारे। आधार की अनिवार्य लिंकेज, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन 2021 की आपको याद होगी, बेरोजगारी, असमानता, इलेक्ट्रल बॉन्ड, पीएम केयर्स, राफेल, पेगासस, चाइनीज इन्वेजन इन लद्दाख, और ये लिस्ट आप इसको सैकड़ों तक ले जा सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो राहुल गांधी ने एक एक बात की। आपने तो 11 कही ना, ये तो बहुत ज्यादा है, और अब भी गिनती जाएगी। ये बेसिकली क्या है, एक हद तक कंसेप्ट की क्लैरिटी गवर्नेंस के अंदर। हर आदमी हर विषय का एक्सपर्ट नहीं होता। इकोनॉमिक्स के आप हो सकते हैं, सोशल साइंसेज का मैं हो सकता हूं, कोई किसी तीसरी चीज का हो सकता है। सरकार एक आदमी भी चला सकता है। कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ती है डेमोक्रेसी में? ताकि तमाम विचार आए अलग अलग पक्ष से, अलग अलग विशेषज्ञता के लोग आए। सरकार के अंदर जो फैसले हों वो एक बाकायदा सोच समझ के ड्यूली थॉट लेड डाउन प्रोसेस के तहत है, ना कि किसी एक आदमी की गट फीलिंग से। आज सपना आया और आज रात 8 बजे से नोट सारे पूरा हो जाएंगे, ये भाषा थी। घर में नोट नहीं है, शादी है, ये भाषा थी। दूसरे देशों में जाकर तालियां बजा रहे थे। इसको गवर्नेंस नहीं कहते, माफ कीजिए, ये सैडिज्म, एक खास तरीके का सैडिज्म है कि किसी की पीड़ा से आप खुश हो रहे। ये बात विदेश में खड़े होकर के आप कह रहे थे कि मेरे पास आए, बेटी की शादी है, घर में पैसे नहीं। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, जो इस देश का अभिभावक है। ये कौन सी मानसिकता है राम प्रकाश ने, कि आपके अंदर अपनी समझ नहीं है और कोई आपको समझा नहीं सकता, और कोई समझाए तो उसको पप्पू डिक्लेयर कर दो, उसको पीछे सारी आईटी सेल छोड़ दो, उसके पीछे ट्रोल लगा दो, उसके पीछे पोमेरियन मीडिया लगा दो, और खुद इन सारी चीजों से ऊपर है। तो ये 11.25 साल का जो सफर था, जो कृषि भूमि अधिग्रहण बिल से शुरू हुआ था, वो आज आके जीएसटी पे टिका है। और मोदी जी को अगर कोई भी और प्रधानमंत्री होता तो उसको विपक्ष के फीडबैक की सराहना करनी चाहिए। ये जो चीजें है ना, 2024 के बाद किस तरीके से राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये तो अब तात्कालिक हमने की। अगर हकीकत में देखेंगे तो जिस व्यक्ति को पप्पू साबित करने के लिए आपने करोड़ों अरबों खरबों रुपए मीडिया को बांटे एक खास अंदाज में, उसी व्यक्ति ने हर क्रिटिकल मुद्दे पर, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे पहलगाम का मसला हो,
चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, यू कीप काउंटिंग, वो आदमी किसी भी फ्रंट पर आज तक गलत नहीं हुआ। और जो मोदी जी के दावे थे, नोटबंदी इस देश का समकालीन इतिहास का सबसे डिजास्टर्स फैसला था, सबसे डिजास्टर्स। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे बताया इंटरव्यू कि इससे झटके से उबर पाने में दशकों लगेंगे आपको। उसके बावजूद भी क्या मोदी जी ने सुना किसी को? उस टाइम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनसे राय ले सकते थे। उन्होंने आरबीआई के गवर्नर से भी उचित बात करना उचित नहीं समझा। तो आप सोचिए कि आरबीआई का गवर्नर कहीं है, इनके फैसले कहीं है, कौन कराता है? नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? काला धन खत्म हो गया क्या? हाँ, एक चीज जरूर होगी, पूरे देश में दफ्तर बन गए बीजेपी के, ऐसे दफ्तर जो आप सपने में, कांग्रेस ने 58 साल राज किए, स्टेट्स ऑफ कैपिटल्स के अंदर दफ्तर नहीं, इनके जिले स्तर के दफ्तर देख लीजिए, 5 स्टार ऑफिस में विद ऑल फैसिलिटीज। वो पैसा कहां से आया बता दीजिए। आरएसएस की जो शानो शौकत आज है, आरएसएस इज नॉट ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट इवन हैव ए पेन, दे डोंट गेट इवन ऑडिटेड। उसके बावजूद दिल्ली में उनका घर जाके, उनका ऑफिस जाके देखिए 12 मंजिल का, और तमाम जगह पर देखिए, पानीपत के पट्टी कल्याणा में देखिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी। जो एनजीओ, अब तो मोदी जी के शब्द है एनजीओ, मेरे राम प्रकाश जी के नहीं, जो एनजीओ एनुअल रिटर्न भी फाइल ना करती हो, जिसकी कोई ऑडिटेड स्टेटमेंट भी ना हो, उसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, उस एनजीओ का जो सीईओ कहेंगे हम तो, क्योंकि मोदी जी ने एनजीओ, हम तो संघ कहते थे परसों तक, अब मोदी जी ने बताया एनजीओ है, तो उसमें अब मोहन भागवत जी एनजीओ में सरसंघचालक की पोस्ट है, क्या है, अब तो मोदी जी बता सकते। तो वो जो है वो जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं, और बाकी जितने भी एनजीओ थी उनका जो हश्र किया वो बता दीजिए, सारे कानून वो करके, एफसीआरए कानून, फलाना कानून, ये कानून, वो कानून, जो अच्छा काम कर रहे थे उनको एक पर्टिकुलर संकुचित मानसिकता के तहत उनके साथ कह के सिविल सोसाइटी का जो हाल किया। हाल के दिनों में आपको देश में सिविल सोसाइटी का कोई रोल दिखता है? ये तो शुक्र है कि जो एसआईआर आई बिहार की, और उसमें किस तरीके से योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हुए एज ए पार्टी, और उन लोगों को लेकर चले गए कोर्ट में जो मृत बताए गए थे। तो ये राम प्रकाश जी एक नए तरीके का देश मोदी जी बना रहे हैं, नया भारत, और उसमें सच्चे भारतीय क्रिएट किए जा रहे हैं, जो एक जज साहब ने रिसेंटली राहुल गांधी के बारे में कहा है। और जुडिशरी के ऊपर जिम्मा छोड़ दिया गया है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग क्या कहें। एक माननीय जज साहब, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, वो राहुल गांधी के एक केस के मामले में सावरकर को सर्टिफिकेट बांट रहे थे, अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए, ऑर्डर में रजिस्टर नहीं किया, टिप्पणी करते हुए। ठीक वैसे ही जैसे ही आपके जो सच्चे भारतीय थे दूसरे, अपने जगदीप धनखड़ जी, राज्यसभा में सभापति के आसन पर बैठ करके उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं, ठीक। और 100 साल की जो आरएसएस की जो यात्रा है उसको उन्होंने किस तरीके से वो किया, वहां पर बैठ, कोई रेफरेंस नहीं था उसका, कोई रेफरेंस नहीं था आरएसएस का, उसके बावजूद उस पर उन्होंने राष्ट्र के नाम बिना मांगा संदेश दिया। और 21 मई के बाद वो कहां है, आप भी ढूंढ रहे हैं, देश भी ढूंढ रहे हैं। तो आरएसएस के एकलव्य का जब यह हाल हो सकता है, तो जो लोग आरएसएस को एनजीओ कह रहे हैं, और बिहार में जिस तरह की स्थिति एसआईआर को लेकर के हो रही है, जो कल भाषण था वो सारी, और जिस तरीके से देश का नैरेटिव, देश का पॉलिटिकल एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है एक खास अंदाज में, तो आप देखिए आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्रोवेरियन मीडिया है, पालतू कंप्लीटली, आईटी सेल है, सब कुछ है, लेकिन आज आपके पास विजन नहीं है, आज आपके पास वो स्टैंडिंग नहीं है, आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि देश के सामने आप नजरों में नजर डाल के आप ये कह दें कि जीएसटी में दिक्कतें थी, हमसे गलतियां हुई, अब हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। उसकी बजाय तो आपकी जो भाषा है वो एक राजा वाली है कि इस दिवाली पे आपको तोहफा मिलने जा रहा है। ये तोहफा तो 2017 में मिलना चाहिए था। 8 साल डिले करने के लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी को जवाब इस बात का देना चाहिए, ना कि नहीं सर। पहला सवाल तो ये कि तोहफा कौन सा दे रहे हैं आप? ये कौन सा तोहफा है भाई? आपने, ये तो वही हाल है ना, जो चीन कहीं घुसा नहीं, फिर उसके बाद ये हुआ कि चीन जो है वो 1 किलोमीटर पीछे चला गया। वो दूरी कुछ भी हो सकती है जो बोला गया हो। अरे भाई, अगर घुसा नहीं था तो 1 किलोमीटर पीछे क्यों चला गया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो 1400 मीटर अंदर आया था, फिर वो 1 किलोमीटर पीछे चला गया? तो 400 तो अपना लेके गया ना। ऐसे ही पहले आप कह दीजिए कि सामान खरीदने पर आपको 100 रुपए टैक्स देना होगा, और फिर आप उसमें से कह दीजिए कि ऐसा है, अब आपको ये टैक्स 80 रुपए देना होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। पहले हम उस टैक्स को 20 रुपए में 20 रुपए टैक्स देते थे, फिर 100 रुपए देने लगे, और अब जो है 80 रुपए देंगे, और फिर आप हमारे ऊपर एहसान भी जता रहे हैं। हमारा ही पैसा हमें को चूना लगा रहे हैं, और फिर बता रहे हैं कि हम आपको तोहफा भी दे रहे हैं। नहीं राम प्रकाश जी, ये तो एक एक्सप्लेनेशन है। जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, देखिए मोदी जी की यूएसपी क्या लाई गई थी।
राष्ट्रवादी, 56 इंची, लाल आंख और बहुत डिसाइसिव लीडर, ये सारी चीजें सुनाई थी। मोदी जी ने क्या कहा, ऑन द ड्रॉप ऑफ द हेड क्या कहा, जब चाइना की इन्वेजन की बात आई लद्दाख में, अरुणाचल में, क्या कहा, कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बिल्कुल ठीक, मैं 100% सहमत हूं मोदी जी से कि नहीं आया। 35 दौर की बातचीत, ठीक, और जो पहले की स्थिति थी मई 2020 से पहले की, स्टेटस को एंटे, जब कोई आया ही नहीं था, घुसा ही नहीं था, तो यथास्थिति कौन सी बहाल करनी थी, एक। और 35 दौर की बातचीत सैन्य स्तर पे और कूटनीतिक स्तर पर, वो किस लिए हो रही थी, दूसरा। और तीसरा, जो हमारे फ्रिक्शन पॉइंट थे चाइना के साथ, वो तब कितने थे और आज कितने हैं, वो बढ़ कैसे गए, हम गश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो जोन है, नो मैंस जोन, वो हमारे एरिया में कैसे बन गया, क्या ये सवाल नहीं है? वो अब ये जो है एक अलग विस्तार पूर्वक चर्चा का मुद्दा है। मैं एक चीज और समझ लूं सर, अब सबको पता है भाई, कुल मिला के राहुल गांधी हर चीज को तोड़ते फाड़ते जो है वो अब फाइनली बिहार पहुंच गए हैं, यात्रा होनी है, 16 दिन की यात्रा है, 3 ब्रेक, 13 दिन की यात्रा, 13 दिन जमीन पर रहेंगे और 13 दिन इस यात्रा में बिहार में घूमेंगे। एक यात्रा करके कितना नुकसान कर चुके हैं वो सब देख चुके हैं। सवाल मेरा यह है सर कि मोदी जी का आखिरी समय है, सबको पता है राजनीतिक रूप से, अब वो चाहे 75 साल होने पर रिटायर हो जाएं या अगले चुनाव तक सरवाइव कर पाए कि नहीं कर पाए, इस तरीके का सवाल है। और वो कल मोदी जी ने आरएसएस का जिक्र लाल किले की प्राचीर से करके साबित कर दिया, इसमें कोई सवाल नहीं है। सवाल मेरा यह है कि आखिरी समय में कितनी मार झेल पाएंगे। अब राहुल गांधी एक और नई मार लेके खड़े हो गए, लाठी लेके खोपड़ी खड़े हैं, कहां कितनी मार झेलेंगे? राम प्रकाश जी, इस देश के 78 साल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री पर डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर वोट चोरी का आरोप कभी नहीं लगा था। इस प्रधानमंत्री के ऊपर संसद के पटल पर वोट चोरी, संसद के गलियारों में, सड़कों पर, और इस देश के इतिहास में इमरजेंसी के दौरान भी 300 सांसदों को थाने में कभी नहीं बिठाया गया। दिस इज ए रिवर्स काउंटिंग दैट हैज स्टार्टेड, मेरे विचार से। और मोदी जी की जो भाव भंगिमाएं हैं, जिस तरीके से उनका थकाऊ और उबाऊ भाषण है, जिस तरीके से वो नैरेटिव लूज करते जा रहे हैं, जिस तरीके से पूरी की पूरी स्थितियां विस्फोट के तौर पे सामने आ रही है। आप ये बताइए कि चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई थी, चुनाव आयोग अपने आप को डिफेंड कर लेता है, क्या जरूरत थी अनुराग ठाकुर को आकर के ये सब करने की? इसका मतलब समझ जाइए क्या है कि यानी कि यू आर लूजिंग द नैरेटिव कंप्लीटली। नहीं तो चुनाव आयोग जवाब दे लेता, अगर कहीं फंसने चुनाव आयोग तो बदल दो। पहले भी तो गोयल छोड़ के चले गए ना, आपको कौन सा इस बात से फर्क पड़ता है? आज तक नहीं पता क्यों गए। जगदीप धनखड़ का नहीं पता वो किस बात पे गए, हु नोस, ऑफिशियली तो देयर इज नो वर्ड। लवासा साहब चले गए, सीबीआई डायरेक्टर चला गया, दो आरबीआई गवर्नर चले गए, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस के अंदर जो किया है अनुराग ठाकुर ने, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री को संसद के परिसर के अंदर डेली कायर कहा जाना, डेली वोट चोर कहा जाना, कि अगर कोई नैतिकता का पैमाना हो तो ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। ये आरोप कभी नहीं लगे, अब लगे तो वो क्यों लगे, उनके लिए जिम्मेदार कौन है, वो सिस्टम किसने तैयार किया, और सुप्रीम कोर्ट के इस कहने के बाद कि सीजीआई उसके सिलेक्शन पैनल में होंगे और उसको बाहर करना, ये कौन सी नैतिकता और हाई मॉरल ग्राउंड था? कुल मिलाकर के जो मोदी जी का कल भाषण था, मैंने आपको कल भी कहा, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि मोदी जी का ये लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री आखिरी भाषण था, ऐसा मुझे। अब ये जितने गड्ढे मोदी जी ने खोदे हैं वो गड्ढे शायद उनको खुद भारी पड़ रहे हैं और पड़ते हुए साबित हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातचीत है, खुद सब कुछ दिख रहा है कि गड्ढे भारी हो रहे हैं। रही बात राहुल की, तो राहुल निश्चित तौर पर इस समय नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भाजपा के लिए उस पर जवाब देना मुश्किल है। अमित शाह, अमित मालवीय, मोदी जी, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, ये सारे लोग आज कहां हैं, कैसे कैसे क्या स्थिति हो गई। अनुराग ठाकुर 56 इंच सीना लेके जवाब देने आए, मोदी जी को फंसा करके और चले गए हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। ये चक्रव्यूह, ये नैरेटिव का जो खेल चल रहा था, ये खेल फिलहाल कांग्रेस के हाथ में है। कब तक रह पाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी सेल्फ गोल के लिए ज्यादा जानी जाती है और उसमें जिस तरीके के लोग हैं, कब किसकी बुद्धि जो है, बुद्धि क्षमता जाग जाए कि वो अपनी कोई भी गेंद उठा के ले जाके खुद अपने गोल में डाल आए, ये बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल से बचे रहे तो नैरेटिव का खेल कब तक चलता है और कितना असरकारक होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।